हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर है ना, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज है, यानी वो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। और मैं आपको बता दूं 100% चांसेस है कि जो भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आएगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो कुछ टाइम बाद है हमारा, वो क्वेश्चन इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना वीडियो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई एक क्वेश्चन किस अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर किसी का हिंदी मीडियम है तो सेम जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी अपलोड किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और फीस भर देना चैनल की। आपको पता है ना फीस क्या है हमारी? फीस, जो बच्चे पुराने उनको पता होगा, हमारी फीस है एक लाइक, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द कैनाल कॉलोनीज वेयर एंड व्हाई दे वर इंट्रोड्यूस्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैनाल कॉलोनीज होती है ना, वो क्या होती है। तो ब्रिटिश के टाइम में ना, ब्रिटिश ने क्या करा था कि ना, एक एरिया था जो जैसे एक कैनाल है, कैनाल का मतलब होता है नहर, नहर के आसपास जो है ना, वो नई नई नहर बनाई थी, नई नई कैनाल जो होते हैं वो ब्रिटिशर ने बनाए थे। तो उसके आसपास के एरिया को हम कैनाल कॉलोनीज बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वेस्ट पंजाब में बनाई गई थी। कि क्यों बनाई गई थी? कि जो ब्रिटिशर का मेन मोटिव इस कैनाल को बनाने का ये था, ताकि जो सेमी डेजर्ट एरिया है ना हमारा, पंजाब का वेस्ट वाले पार्ट का जो सेमी डेजर्ट एरिया है, जो थोड़ा रेतीला रेगिस्तानी इलाका है, उसको हम फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और मेन एम ये था कि वहाँ पर वीट और कॉटन को ग्रो कर सके, ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है जी, यस और नो समझ आ गया ना? कैनाल कॉलोनी कुछ नहीं है, बस वो बेसिकली एरिया है, ठीक है। जो जो ब्रिटिश ने कैनाल वगैरह बनाई थी ना, उसके आसपास को एरिया को हम कैनाल कॉलोनीज कहते हैं, जहाँ पर लोग वगैरह रहने आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉन लॉ क्या है, और उसके उसको है ना अबॉलिश किया गया था, तो उसके इफेक्ट बताओ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉन लॉ था क्या, ठीक है। बात ये थी कि जो हमारा ब्रिटेन है ना, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो फूड की डिमांड भी बहुत हो गई थी। और ऑब्वियस सी बात है, किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर खाना भी चाहिए होगा बहुत सारा। तो ना ब्रिटेन के अंदर है ना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे, बहुत सारे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े लैंड ग्रुप्स थे। उन्होंने ना गवर्नमेंट को बोला, क्या है ना, हाँ फूड की दिक्कत तो है ब्रिटेन में, बट है ना, आप दूसरी कंट्री से मत मंगाओ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन लॉ बना दिया, और उसमें बोला कि कोई भी बंदा है ना, कोई भी बाहर से फूड नहीं आएगा, सारा का सारा जो फूड है इंडिया, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो लैंड ग्रुप्स है वो उगाएंगे। बट अब हुआ क्या कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो थे फूड के बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन के जो मतलब वो है ना प्रोड्यूसर है, यानी जो के ओनर है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ने लग गए। और ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, और लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया। अब इससे क्या क्या चीज़ें हुई? सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर ये देखो इफेक्ट लिखे हुए हैं, ये इफेक्ट आप लिख सकते हो। पहला तो है कि आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, जब कॉर्न लॉ को हटाया गया। कॉर्न लॉ में क्या बोला गया था कि ब्रिटेन के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ ब्रिटेन में ही उगाया जाएगा। बट बाद में ये लॉ को चेंज कर दिया गया था, ये कॉर्न लॉ है, ठीक है। बाद में इसको हटा दिया गया था, और बोला गया था कि फूड जो है ब्रिटेन के बाहर से भी आ सकता है। ओके। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू द ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? पहला फ़ायदा तो कॉर्न लॉ को हटाने का ये हुआ कि ब्रिटेन के बाहर जो सस्ती चीज़ें थी, ब्रिटेन के बाहर से सस्ती चीज़ें आने लगी। ओके, चलो। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज नॉट एबल टू compete विद इंपोर्ट्स। तो जो ब्रिटेन के जो लैंड ओनर्स थे ना, वो compete नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चीज़ें महंगी 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 थी, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन खेतों में जो हो रहा था वो थोड़ा महंगा था, और बाहर से जो आ रहा था सस्ता था, इसलिए जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के जो एग्रीकल्चर है वो compete नहीं कर पाई बाहर से आने वाले फूड की। नेक्स्ट है कि वास्ट एरिया ऑफ द लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन्स वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। अब हुआ क्या? ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने देखा यार हम तो compete ही नहीं कर पाते, compete ही नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोला कि यार खेती वेती छोड़ दो, फायदा तो हो नहीं रहा। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, मैन भी और वुमेन भी। और वो जो खेत थे अब वो खाली छूट गए, उस पर खेती नहीं हो रही थी, क्योंकि compete ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा जब प्रॉफिट ही नहीं बन रहा तो क्यों उगाए। और लास्ट है जो पीजेंट्स होते हैं फ्लोक टू दी सिटी और दी माइग्रेटेड ओवरसीज। बेसिकली अब जो पीजेंट थे, जो पहले इन खेतों पे काम करते थे ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने सोचा कि चलो हम सिटीज़ में चाहते हैं, या उन्होंने देश छोड़ के दूसरे ओवरसीज दूसरी कंट्री में भी जाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो, अब है ना, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि G77 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री है ना, साथ में आ गई और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है G77। शॉर्ट नोट ऑन G77 आ सकता है, अभी है क्या।
और ये क्यों बनाया गया था और इसकी डिमांड क्या थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो G77 क्या है, एक ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, और इनकी डिमांड है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, जिसे नियो भी कहते हैं। अभी इसमें है क्या वो हम देखेंगे। विच वुड गिव दीज कंट्री अ रियल कंट्रोल ओवर द नेशनल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड देयर मार्केट। बेसिकली नियो का फायदा है ना डेवलपिंग कंट्री को होता है, जैसे इंडिया और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो है ना, नियो बेसिकली एक ग्रुप है ना, डेवलपिंग कंट्रियों ने बनाया है, ताकि इससे क्या हो सके, उनके नेशनल जो रिसोर्सेज है वो उनका कंट्रोल उन्हीं के पास रहे। ठीक है जी, जैसे कि आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो। अफगानिस्तान को समय समय पर एक्सप्लॉइट किया है किसने, कभी रशिया ने किया है, कभी यूएसए ने किया है। तो ऐसा ना हो इसी के लिए ये G77 बनाया गया था। ठीक है, ओके। चलो अब इसको, ये बात क्या लिखी हुई है, तो यही देख क्यों बनाया गया था और किस सर्कमस्टांसेस में फॉर्मेशन हुआ था G77 का, वही बता रखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, और है ना बहुत सारे जो अलग अलग सुपर पावर है ना, वो उनके रिसोर्सेज का, है ना, अफ्रीका में जो इंडिपेंडेंट हो गई थी कंट्री, फिर भी उनके रिसोर्सेज का ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द कॉलोनियल पावर, यानी जो बड़ी बड़ी सुपर पावर है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, है ना, फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच हो गई, ये जो है ना अभी भी आज़ाद होने के बाद भी अफ्रीका और एशिया के रिसोर्सेज को छीन रहे थे, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ हुआ और अफ्रीका वगैरह के साथ भी हुआ। तो इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने एक एक सेटअप किया, फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हेल्प करेंगे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की, कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करने में, और साथ ही में उन्होंने बोला दे वर नॉट इक्विप्ड टू मीट दी चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। उन्होंने ये भी बोला कि ना ये जो नई नई कंट्री आज़ाद हुई है ना, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगी, तो उनके लिए हमको कुछ कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि बेसिकली जो बड़ी-बड़ी कंट्री है ना, जो सुपर पावर कंट्री है, उनको हेल्प करनी चाहिए, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनको गाइडेंस वगैरह देनी चाहिए। दूसरा, उनके जो रिसोर्सेज़ है ना, वो उनको ही दे दो, ठीक है? आप है ना अड़ंगी मत डालो। मतलब जैसे कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो चुका है, तो अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज़ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को दे दो। ब्रिटेन जो है, ये ना बताए कि अफ़गानिस्तान को क्या करना चाहिए उनके रिसोर्सेज़ का, ये। तीसरा है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनको बेनिफिट हो नहीं रहा था। वेस्टर्न इकोनॉमी जो थी, वो बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही थी उनके लिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? और इसी ग्रुप को कहा गया G77, जिसमें सारी की सारी डेवलपिंग कंट्री आई। ओके जी, कुछ नहीं है, G77 डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है। बेसिकली इन्होंने G77 इसलिए बनाया गया ताकि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके रिसोर्सेज का कंट्रोल उन्हीं के पास आ सके और उनका भला हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1920 क्या था, क्यों हुआ, और इसका उसका इफेक्ट इंडिया में क्या हुआ। ठीक है, इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं कॉजेस, यानी ये जो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस पीडीएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा आपसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था उसके मेन कॉजेस क्यों क्या थे, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 का आया क्यों। पहला, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। हुआ क्या कि फार्मर ने ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उगा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस गिर जाता है, और एग्रीकल्चर प्राइस गिर गया, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अब जब एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो गई तो पैसे चाहिए, और इसी वजह से जो अब हुआ क्या, ये यूएस के साथ भी हुआ था। यूएस के अंदर भी क्या हुआ, जो यूएस के फार्मर थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर लिया था, और उन जितने में उन्होंने उगाया था उससे कम उनको पैसे मिल रहे थे। अब उनको पैसों की ज़रूरत थी। अब यूएस ने क्या किया था, बहुत सारा लोन है ना अलग अलग कंट्री को दिया था, वो लोन उन्होंने जो यूएस है ना उसने क्या किया, वो लोन जो है ना वो मांगना शुरू कर दिया कि यार मैंने आपको लोन दिया था, जैसे जर्मनी वगैरह को लोन दिया था यूएसए ने, तो उन्होंने यूएसए ने कहा कि अब मेरे को है ना पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फार्मर जो है ना वो पैसे वगैरह मांग रहे हैं और हमारी इकोनॉमी थोड़ी डाउन चल रही है, तो आप मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो। तो जो अलग-अलग कंट्री है उनको देना ही पड़ा, क्योंकि यार उधारी ली थी यूएस से, तो यूएस को वापस चुकाना पड़ा, और इसकी वजह से बहुत सारे द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन अफेक्ट सो मच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसी की वजह से जब यूएस ने पैसे वगैरह मांगे तो इससे पूरे वर्ल्ड को बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे बैंक जो है वो बैंक करप्ट हो गए, क्योंकि यूएस ने बैंकों को, दूसरी कंट्री के बैंकों को लोन दिया था। अब बैंकों को लोन वापस करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी पूरे दुनिया की कंट्री जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी। ठीक है, और खासकर जर्मनी वगैरह की, आपको पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अब यह एक ग्रेट ग्रेट जो डिप्रेशन आया था उससे इंडिया के फार्मर और इंडिया के लोगों को क्या अफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जो प्राइसेस है बिगिन टू फेल फाइनली एंड कोलैप्स इन 1930। तो इंडिया के अंदर भी सेम चीज़ हुई, इंडिया के अंदर भी जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर प्राइसेस वो डिक्लाइन हो गए। ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो गई। ओके, दूसरा है कि पीजेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया अपनी मतलब
टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे रेवेन्यू। बेसिकली उन आपको पता है जो फार्मर थे ना वो क्या करते थे, टैक्स वगैरह देते थे। अब जब वो खेती वगैरह कर रहे हैं उनसे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो टैक्स कैसे देंगे, तो यही भी एक प्रॉब्लम थी, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तीसरा है पीजेंट इन द फार्मर रन इनटू अ ह्यूज डेट हुवर मॉर्टेज एंड देयर लैंड यूज देयर सेविंग। अच्छा अब हुआ क्या कि जितने भी फार्मर थे पीजेंट थे, अब वो क्या हो गए, डेट में फंस गए। डेट में मतलब उधारी वो चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो उनकी फसल थी वो उगी थी, बट इतनी सारी फसल थी कि कोई भी है ना उनको उस फसल के उतने प्राइस नहीं दे पा रहा था जितने की उन्होंने उगाई थी। अब आप खुद सोचो 100 रुपए की उगाई है, बंदा 80 रुपए में बेच रहा है, तो क्या कोई फायदा होगा? तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, फार्मर ने अपने लैंड को भी बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, और लैंड को मतलब अपनी सेविंग को जो उन्होंने इकट्ठा कर रखे थे उसको भी यूज करना शुरू कर दिया। हाउ एवर दिस डिप्रेशन डिड नॉट हिट दी अर्बन एरियाज। बट अर्बन एरियाज, गांव में तो हमारे फार्मर को नुकसान हुआ, बट अर्बन एरिया और मिडिल क्लास पे ज़्यादा इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी फिक्स इनकम थी, उनको एग्रीकल्चर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। अब आप खुद बताओ, अगर एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बंदा जो बिजनेसमैन है या जो अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, क्या उसको कोई दिक्कत है? या क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे में काम कर रहा है, क्या उसको कोई दिक्कत है? नहीं। तो यही बात हुई कि जो अर्बन एरियाज है, मिडिल क्लास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मिडिल क्लास सैलरीड पीपल वर नॉट अफेक्टेड, रेदर दे कुड बाय एट दी चीपर रेट, बल्कि उनको फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ? पहले जो 100 रुपए की खाने की चीज़ मिल रही है तो वो 80 में मिल रही है उनको, है ना? क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों के प्राइस जो थे वो गिर गए थे। फार्मर को चीज़ों की प्राइस गिरने से लॉस हो रहा था, बट इनको तो फ़ायदा हो रहा था। ठीक है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा के भी आ सकता है आपसे, जैसे अभी हमने देखा था कि ये ना कॉज़ क्या था, मतलब किस वजह से जो है वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि यूएस ने अपने लोन है ना दूसरी कंट्री में जो उसने दिए थे दूसरी कंट्री के बैंक को, वो वापस ले लिया था। अब आपसे यही क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है पॉइंट्स में, कि ये बताओ कि हाउ डिड द विथड्रॉल ऑफ द यूएस लोन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? जो यूएस ने लोन अपना वापस लिया था अलग-अलग कंट्री से, उससे पूरी दुनिया की कंट्रीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो देखो यही लिखा हुआ है कि इट लीड टू सम द मेजर बैंक क्रैश। सबसे पहले तो बड़े-बड़े जो बैंक होते हैं ना वो क्रैश हो गए। ठीक है? जैसे कि ब्रिटिश पाउंड वगैरह, स्टर्लिन इन यूरोप, और करेंसी भी कोलैप्स हो गई। करेंसी का मतलब होता है देश की करेंसी भी कोलैप्स हो गई। बस इतना याद रखो, जब भी किसी देश की करेंसी कोलैप्स होती है ना तो उसका बहुत नुकसान होता है। इंडिया की करेंसी भी जब कोलैप्स होती है तो इंडिया को भी बहुत नुकसान होता है। तो यही हुआ, जब अमेरिका ने, यूएस ने अपने लोन वापस ले लिए तो बहुत सारी कंट्री के बैंक कोलैप्स हो गए, करेंसी कोलैप्स हो गई। इट आल्सो लेड टू द फॉल इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस इन द लैटिन अमेरिका। और जो प्राइसेस एग्रीकल्चर के कम थे वो और ज़्यादा कम हो गए, किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने जो लोन वापस ले लिया था। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। लोन से है ना लोन से बहुत सारे बिजनेस वगैरह चल रहे थे, पर जब वो लोन वापस ले लिया तो फिर वो बिज़नेस भी ठप पड़ गए, बहुत सारे बिज़नेस वगैरह बंद हुए थे, है ना? क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी को यूएस ने लोन दिया था, वो लोन यूएस ने वापस ले लिया जर्मनी से, तो बहुत सारे बिज़नेस जो लोन पे चल रहे थे अब वो ताला लग गया उस पे, है ना? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, एंड इसकी वजह से मास माइग्रेशन भी हुआ, जो लोग गाँव में रहते थे अब वो सिटीज़ में भी आने लग गए। ठीक है? तो ऐसे अफेक्ट हुआ। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटेन की इकोनॉमी? ब्रिटेन की इकोनॉमी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहली बात तो है कि 15 से 25% जो ब्रिटेन का पैसा है ना वो वॉर में लग रहा था। ठीक है, और इतना पैसा लग रहा था कि उसको यूएस से उधार लेना पड़ा। ठीक है, और जब उसने यूएस से उधार लिया और लड़ाई खत्म हो गई तो वो पैसे भी नहीं चुका पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा डेट में फंस चुका था, डेट के पहाड़ में फंस चुका था ब्रिटेन। ठीक है, और है ना अब देखो, अब है ना जब आप लड़ाई में होते हो तो ब्रिटेन ने क्या किया था, लड़ाई के अंदर था ना तो वो वेपन्स वगैरह बना रहा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था कि जो गुड्स होते हैं अपने, जो कपड़ा वगैरह होता है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कपड़े वगैरह पे, वो तो लड़ाई में लगा हुआ था। तो इसी की वजह से ब्रिटेन की जो ब्रिटिश की इंडस्ट्री है ना कुड नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर दी एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री में भेजने के लिए गुड्स नहीं बना पा रहा था ब्रिटेन, क्योंकि वो लड़ाई में लगा हुआ था। और बीइंग अनेबल टू मॉडर्नाइज इट्स इंडस्ट्री टू compete विद द यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी एंड द जापान, ब्रिटिश इकोनॉमी क्रम्बल्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले क्या था, ब्रिटिश है ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कंट्री में अपने कपड़े, अलग अलग चीज़ें भेजता था। बट जब वो वॉर में पड़ गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना एक्सपोर्ट, कपड़ों का एक्सपोर्ट या अलग अलग चीज़ों का एक्सपोर्ट रोक दिया, जिसकी वजह से फ़ायदा उठाया यूएस, जर्मनी, जापान की इकोनॉमी ने, इंडस्ट्री ने, और उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ब्रिटेन जहाँ जहाँ पहले भेजता था अब वहाँ पर यूएस, जर्मनी और जापान अपनी चीज़ें भेजता है। और इसी की वजह से वॉर वॉर के ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी और ज़्यादा क्रम्बल्ड हो गई, क्योंकि अब उसके पास बायर भी नहीं थे। ठीक है, मतलब पहले जिन कंट्रियों को ब्रिटिश सामान बेचता था, अब उस कंट्री को यूएस, जर्मनी और जापान चीज़ें बेचता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा, ये जो नीचे वाले दो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है
कि रेंडर पेस्ट आपको पता है एक बीमारी थी। तो रेंडर पेस्ट जानवरों को फैलती थी। रेंडर पेस्ट ने कैसे अफ्रीका को जीतने में हेल्प करी स्पेनिश लोगों की। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। बेसिकली ना अफ्रीका जो है वो एक बहुत बड़ा सा लैंड है, पता ही है आपको। वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन थी और वहाँ के लोग है ना, पहले की बात बता रहा हूँ, 1890s की बात बता रहा हूँ। और वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने कैटल्स वगैरह पे जिंदा रहते थे। वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, माइंस वगैरह अगर आप वहाँ लगाते तो बहुत पैसा आता। हुआ क्या, और कि वहाँ के जो लोग थे, अफ्रीका के जो लोग थे, वो कैटल्स वगैरह अपने जानवरों वगैरह को पाल के, ठीक है, उसी से पैसे वगैरह, मतलब पैसे वगैरह की तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उनके पास जानवर वगैरह थे, उन्हीं का ट्रेड वगैरह करते थे। अगर कुछ चाहिए होता था तो जानवरों की खाल वगैरह बेच के पैसे वगैरह कमाते थे। अब हुआ क्या कि जो स्पेनिश है और जो अलग स्पेनिश तो नहीं बट जो यूरोप के लोग हैं ना, उन्होंने देखा यार अफ्रीका के अंदर तो यार बहुत सारे मिनरल्स है, ये देखो लैंड बहुत बड़ा है और मिनरल्स बहुत बड़े हैं, है ना, तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो जो हमारे यूरोपियन है ना, वो अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने प्लांटेशन और माइन लगाना शुरू किया। बट दिक्कत यह है कि वहां पर उनको वर्कर ही नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई अफ्रीका का बंदा काम करने के लिए रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही इतने सारे कैटल्स थे, कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो कैटल की स्किन बेच के कमा लेता था, है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट उसके बाद ब्रिटेन ने कुछ लॉ बनाए और बोला कि आपको है ना टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, और टैक्स आप तभी दे सकते हो जब आप फैक्ट्री वगैरह में काम करो, माइंस वगैरह में काम करो। चलो ये तो एक अलग चीज़ है। बट इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मजबूर होना पड़ा अफ्रीका के लोगों को काम करने के लिए माइंस में। अब वो क्या था? वो था जी रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट क्या, एक बीमारी है, कैटल डिजीज है, जो 1880s में स्टार्ट हुई। हुआ क्या, ब्रिटिश ब्रिटिश के बहुत सारे सोल्जर जो है ना, वो अफ्रीका पहुंच गए। और वो आए थे अपने घोड़ों के साथ, ठीक है, अपने घोड़ों के साथ आए थे, और उनके घोड़ों को लगी हुई थी कौन सी बीमारी? रेंडर पेस्ट। और ये जो बीमारी है वो अफ्रीका, पूरे के पूरे अफ्रीका में फैल गई। 1892 तक पूरे अफ्रीका में फैल गई, जिसकी वजह से 90% जो कैटल्स थे ना अफ्रीका के लोगों के पास, वो मर गए। यानी जो जानवर, अब आपको पता ही है अफ्रीका का लाइवलीहुड किस पे डिपेंड था? कैटल्स पे डिपेंड था। सब कुछ कैटल्स, जानवरों से ही करते थे वो अपना, बेच के अगर कोई चीज चाहिए होती थी। वो घमंड भी उनको अपने जान, क्योंकि एक ही बंदे के पास 100 100 200 कैटल्स होती थी। बट 90% जो कैटल्स है ना, रेंडर पेस्ट की वजह से अफ्रीका के अंदर खत्म हो गई। तो जो लोग पहले अपने लाइफ स्टॉक पे डिपेंड रहते थे कि हमारे पास इतने कैटल्स है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, अब उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके पास कोई चॉइस नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वेस्ट ने कहीं ना कहीं कॉन्क्वेस्ट कर लिया, जीत लिया अफ्रीका को, एक डिजीज रेंडर पेस्ट की वजह से। ठीक है, ये कैटल्स को लगती थी डिजीज। ठीक है, अब एक दूसरी डिजीज और थी। ठीक है, अब रेंडर पेस्ट ने क्या किया? रेंडर पेस्ट ने यूरोपियन पावर को अफ्रीका पर कंट्रोल करने में विजय दिलाई, अफ्रीका पे कंट्रोल करने में थोड़ा इजी रखा। अब एक और बीमारी थी, वो बीमारी एक जिसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स, उसने बेसिकली अमेरिका को जीतने में हेल्प करी। देखो दोनों समझ आ रहा है ना? अफ्रीका की जब बात हो तो आपको रिंडर पेस्ट के बारे में याद रखना है, जब अमेरिका की बात हो तो आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में याद रखना है। चलो स्मॉल पॉक्स पे भी आते हैं, स्टोरी बताता हूँ क्या है। देखो बात ये थी कि सबसे पहले ना स्पेनिश वगैरह, आपको पता है स्पेनिश वगैरह यूरोप में रहते थे। ये यूरोप है, ठीक है, ये अमेरिका है, मान लो, ठीक है। अमेरिका जो है ना वो बहुत टाइम से दूसरे कंट्री से टूटा हुआ था, मतलब पहले अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था। और उसके बाद क्या हुआ, स्पेनिश में ना पहले एक बीमारी फैली थी स्मॉल पॉक्स, ठीक है। बट है ना धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स है ना वहाँ के लोगों को, स्पेन के लोगों को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडिया के अंदर भी आप अगर देखो ना स्मॉल, मतलब जैसे कोई बीमारी आज बड़ी लग रही है, ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे ना बॉडी आपकी इम्यून हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पोलियो। आपको पता है पोलियो से बचने के लिए आपको क्या क्या, मतलब बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती होगी। पता है उस पोलियो ड्रॉप्स में क्या होता है? एक्चुअल में पोलियो के बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं, जो वो छोटी अमाउंट में डालते हैं, जिससे आपकी बॉडी क्या हो, इम्यून हो जाए। तो बेसिकली जो हमारा जो स्मॉल पॉक्स था ना, उससे स्पेनिश लोगों की बॉडी इम्यून हो चुकी थी, ठीक है। बट जब उन्होंने अमेरिका में कदम रखा तो अमेरिका के अंदर तो लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी, तो उनको जब स्मॉल पॉक्स लगाना तो बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। और बेसिकली इससे फायदा किसका हुआ? स्पेनिश लोगों का। ठीक है, देखो जब आपको कोई, जब आप किसी से लड़ते हो और जिसको आप देख सकते हो उसको तो आप हरा सकते हो, बट बीमारी फैलने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। और जो अमेरिका के लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे। ओके, लड़ते भी किससे? स्मॉल पॉक्स से कहाँ लड़ते वो? तो एक तरह से स्मॉल पॉक्स ने इनडायरेक्टली हेल्प करी स्पेनिश लोगों की अमेरिका को कॉन्कर करने में। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है। स्मॉल पॉक्स एक डेडली वेपन साबित हुआ, जिसने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अमेरिका के कॉन्टिनेंट को, और मतलब बहुत, मैं ये बोल रखा है कि पूरे कॉन्टिनेंट, अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी वो फैल गई, और इसने कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को तबाह कर दिया। और जिसकी वजह से कॉन्क्वेस्ट, जीत आसान हो गई स्पेनिश लोगों के लिए, ठीक है। ओवर पावर करना किसको? अमेरिकन को। ओके चलो।
क्लियर हो गया? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि रोल प्लेड बाय द टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन द ट्रांसफॉर्मिंग 19th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन है और रट लेना, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन द ट्रांसफॉर्मिंग 19th सेंचुरी वर्ल्ड। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से 19th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी उससे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, वो बताना है आपको। तो देखो, 19th सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिससे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुआ। पहला क्या हुआ, एक रेलवे वगैरह आई। रेलवे वगैरह से ऑब्वियसली क्या हुआ कि मतलब 19th सेंचुरी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस भी बढ़ा। ठीक है, ट्रेड वगैरह भी बढ़ा, प्रोडक्शन वगैरह भी एक्सपैंड हुआ। ठीक है, और उसके साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी बढ़ा, है ना। ऑब्वियसली बात है, रेलवे आई तो फास्टर रेलवे वगैरह, है ना, और लाइटर वेगन वगैरह एंड लार्ज शिप वगैरह हेल्प टू मूव द फूड मोर चीपली एंड क्विकली एज फार अवे फ्रॉम फार्म टू दी फाइनल मार्केट। इसका मतलब है 19th सेंचुरी में जो अलग अलग व्हीकल्स आ रहे थे ना, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो शिप हो, इसकी वजह से बहुत आसान हो गया था और सस्ता हो गया था कि फूड को एक जगह से फार्म से मार्केट तक ले जाना सस्ता हो गया था। ठीक है, ओके। और साथ में क्या हुआ कि मीट को भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। पहले क्या होता था, देखो दिक्कत क्या थी कि पहले ना शिप से जिंदा जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। बट उसके बाद क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन वगैरह हुआ। इसमें लिखा होगा देखो, रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी में थोड़ी एनवायरमेंट एडवांसमेंट हुई और रेफ्रिजरेटर वगैरह आ गए। इससे क्या हो गया, ईजी हो गया मीट वगैरह को ले जाना। इससे क्या होता था, पहले जिंदा जानवर ज़्यादा स्पेस घेरते थे और मर जाते थे तो बीमारी वगैरह फैल जाती है, दिक्कत होती थी। और कभी कभार जानवरों को बिना फूड के रखा जाता था तो उनका वेट भी कम हो जाता था। बट अब क्या था कि आप जैसे आप अफ्रीका से अमेरिका से जानवर वगैरह लेकर आ रहे हो तो पहले ही आप उनको काट लेते हो और रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, ना उनका वेट कम होता है ना वो खराब होता है। यस सर नो। तो ये 19th सेंचुरी में जो रेलवे वगैरह और ये रेफ्रिजरेटर वगैरह आए ना, इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमी को या ट्रांसफॉर्म किया 19th सेंचुरी को। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी हमारा, क्या ना बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में 3 टाइप के फ्लो होते हैं, उन 3 टाइप के फ्लो के बारे में बताना है। तो देखो 3 टाइप के फ्लो कौन से होते हैं। 3 टाइप के फ्लो होते हैं। पहले तो फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी चीज़ों का फ्लो। क्लोथ और वीट, खाना और कपड़े एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो ये पहली तरीका का क्या है, फ्लो है, मूवमेंट है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ लेबर, बहुत सारे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। ठीक है, तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी एक जगह से, ओके दोबारा समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, और कैपिटल भी एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल है कि ये पूछा गया है आपसे कि ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ों का फ्लो होता है, एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या क्या चीज़ें जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ट्रेड जाता है, नॉर्मल चीज़ें जैसे क्लोथ कपड़ा खाने की चीज़ें, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है। यस और नो, जाता है ना। इंडिया से भी बहुत सारी अलग अलग कंट्री में मसाले वगैरह और ये चीज़ें जाती है, ये पहले भी जाती थी, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। सेकंड था फ्लो ऑफ लेबर, लेबर या ह्यूमन, बहुत सारे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जॉब की तलाश में, आज भी जाते हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं जॉब की तलाश में, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो तीसरा है जी फ्लो ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कंट्री के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी, जैसे कि आपको पता है यूरोप के लोगों ने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया था, जमीनें वगैरह खरीदी थी उस टाइम, है ना। तो ये तीसरा है कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ओके जी, और आपको पता है कि ना चीज़ों को भेजना और इन्वेस्टमेंट को भेजना आसान होता है, बट लोगों के लिए आज रिस्ट्रिक्शन है ना, वीज़ा वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें। चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है और ब्रेटन वुड सिस्टम की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और उसका मेन एम क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो सुन लो आप, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या आ सकता है। ठीक है, वैसे ब्रेटन वुड सिस्टम की डेफिनेशन के कम चांसेस है, बट फिर भी सुन लो। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये, इज द सिस्टम लिंकिंग द इंटरनेशनल करेंसी एंड द मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रेटन वुड सिस्टम जो होता है ना, बेस्ड होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। इसमें क्या होता है, नेशनल करेंसी को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, द इंडियन करेंसी वर पैक टू द डॉलर एट द फिक्स प्राइस। मतलब ये बोला जाएगा, मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे आपको पता है, अब मैं आपको बताता हूँ, आज डॉलर जो है, $1 कितने का है, 80-82 का होगा। कल मान लो आज जो है वो 82.60 का है। कल आप देखोगे ना शायद थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए, 82.61 हो जाए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, ये फिक्स नहीं है, ये फ्लोटिंग है, चेंज हो रहा है। ठीक है, बट ब्रेटन वुड सिस्टम बोलता है कि फिक्स कर दो। ठीक है, यानी $1 को बिल्कुल फिक्स कर दो, 60 रुपीज़ यानी $1। अब ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, चेंज ना होने होने से बहुत फर्क पड़ता है। बट अभी अगर मैं समझाने लगा तो आप बोलोगे कि सर आप बिल्कुल 12th की तैयारी करवा रहे हो क्या हमें, क्योंकि 12th में पढ़ोगे आप इसके बारे में। बस याद रखो
जो ब्रेटन वुड सिस्टम होता है वो ये बोलता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दो, हर चीज़ को फिक्स कर दो। जैसे इसमें ये बता रखा है, फिक्स कर दिया था गोल्ड का प्राइस 35 पर आउंस। आउंस यानी एक गोल्ड को वेट करने का एक यूनिट होता है, यानी $35 को फिक्स कर दिया एक आउंस, यानी एक आउंस गोल्ड जो है वो आपका $35 का आएगा। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट था। अब क्वेश्चन ये है कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। न्यू हैम्सपायर ने शायर में ये हुई थी, यूएसए के अंदर। और इसका मेन एम क्या था? पहला, जो यूरोप की इकोनॉमी है वो उसको स्टेबलाइज करना और वहां पर एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को, और साथ में आउटर वर्ल्ड के अंदर कैपिटल के फ्लो को, गुड के और लेबर के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर भी मैंने इस फॉर्म में आपको लिख कर दे दिए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा दूसरे भी चैनल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बाकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक मैं पूरी की पूरी जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है, फीस भरना आई होप आप ना भूले हो, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टेक। मेन पॉइंट टेक पे मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट पैसे अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है फ़ोन से, लैपटॉप से, ये सारी की सारी चीज़ें। और बाकी जो हमारा दूसरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल, मैं इस पर ये बताता हूँ, मैं बेसिकली इस पे व्लॉग वगैरह तो बनाता हूँ जैसे आप देख सकते हो, और साथ में मैं यहाँ पर लाइव भी आता हूँ। तो जो भी आपके एसएसटी के चीज़ें होती है ना, यहाँ लाइव आके बताता हूँ। देखो अभी मैं लाइव आया था, कल ही लाइव आया था, ठीक है। आज लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि आज फिर मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे लाइव आ गया, ठीक है। वैसे लाइव मैं यहाँ पर बहुत आता हूँ, ओके। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लेना चैनल अगर मन करे तो, ठीक है। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका गए थे 19वीं सेंचुरी में। क्यों गए थे? पहला तो कि उनको पोवर्टी वगैरह, हंगर वगैरह से निकलने के लिए, क्योंकि यूरोप में बहुत पोवर्टी हो गई थी और हंगर हो गया था। दूसरा, डेडली डिजीज से बचने के लिए। और तीसरा है, धर्म के ऊपर है ना, लोगों को मार दिया जाता था, प्रोसिक्यूट किया जाता था, तो उससे बचने के लिए भी बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे, ठीक है जी, ओके। ये लिखा हुआ है, कहता है द रिलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द लो वेजेस कंट्री स्टिमुलेटेड द वर्ल्ड ट्रेड एंड द कैपिटल फ्लो। इसका मतलब है कि आप देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्री है ना उस कंट्री में लगाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में। क्यों लगाया गया है? वेजेस जो है वहां पर, वर्कर जो है और वेजेस जो है वो सस्ती है, इसके लिए लगाया गया है। तो यही बात बोली गई है, ब्राजील में भी मिल जाएगी, चाइना और इंडिया में। ये तीन ऐसे कंट्री है जहां पर आपको ज्यादातर कंट्री के हेडक्वार्टर वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजेस सस्ती है, ठीक है। और बाकी ट्रेड एंड कल्चर जो होते हैं, एक्सचेंज, ये तो पता ही है आपको, ट्रेड और कल्चर जो होते हैं हैंड इन हैंड चलते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए गए थे, बट उसके बाद क्या हुआ था कि रिलीजन भी फैला, जैसे बुद्धिज्म। बहुत सारे लोग चाइना से गए थे दूसरी कंट्री में और उन्होंने बुद्धिज्म को फैला दिया, ठीक है। और बाकी ये सिल्क रूट क्या होता है? बेसिकली ये रूट है जो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, ठीक है। चाइना से, यहाँ से सिल्क जाता था चाइना से अलग अलग कंट्री में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट वगैरह में। और कभी कभार है ना, न्यू क्रॉप जो होती है लाइफ और डेथ का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जैसे हमने हम्बल पोटैटो का एग्जांपल देखा था, ठीक है। ये आयरलैंड के अंदर है ना, हम्बल पोटैटो की वजह से बहुत सारे, क्योंकि लोग इतना डिपेंड हो गए थे पोटैटो वगैरह पे, आलू वगैरह पे, कि उन्होंने आलू की क्रॉप ही उगाई। बट जब आलू की क्रॉप खराब हो गई तो बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि इनके पास और कोई फूड ही नहीं था, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। बाकी सारे के सारे चैप्टर का लिंक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितने भी चैनल है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इस चैप्टर को आपको समझना है ना, तो उसकी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और एमसीक्यू का भी देखना मत भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।